जनन तंत्र क्या पढ़ेंगे? हाँ, जनन तंत्र। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जनन होता क्या है। जनन का मतलब क्या होता है? देखो, वैसे बिल्कुल इजी है, मुख्य रूप से अपन को मानव जनन पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जनन क्या होता है, जनन के प्रकार क्या होते हैं, किन किन प्रकार का जनन होता है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। सबसे पहले बात तो करें कि जनन क्या होता है, तो अपने समान संतान पैदा करना ही क्या कहलाता है? जनन। गाय के लिए बछड़ा पैदा करना और मानव के लिए एक बच्चा पैदा करना क्या कहलाएगा? जनन। अपने समान संतान को पैदा करना जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार का होता है? दो। कितने प्रकार का होता है? एक लैंगिक और एक अलैंगिक। लैंगिक जनन में क्या होता है, जिसमें केवल एक ही भाग लेता है, नर होता, एक ही शरीर में वो जनन हो जाता है, नर के भी शरीर में हो जाता है और मादा के भी शरीर में हो जाता है। उसके अंदर नर और मादा का युग्म बनना, निषेचन होना कोई जरूरी नहीं है। कुल मिला के उनके शादी करना कोई जरूरी, कतई जरूरी नहीं है। जबकि लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, सर इसको चालू कर दो। और लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर नर और मादा का युग्मक बनता है, निषेचन प्रक्रिया के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और गर्भकाल के अंदर भ्रूण विकसित होता है और उसके बाद शिशु का क्या होता है? जन्म होता है, जैसे मानव। तो दो प्रकार के जनन हैं। और अलैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन भी कई प्रकार का होता है, जैसे मुकुलन विधि होती है उसके अंदर, जैसे कायिक प्रक्रिया होती है, विखंडन प्रक्रिया होती है। उन विधियों के माध्यम से अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग जनन होता है। फिर अपन पढ़ेंगे मानव। मानव में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, कौन कौन से प्रमुख जनन के अंग है, कौन कौन से अंग का कौन कौन सा कार्य है। एग्जाम की दृष्टि से इस टॉपिक में से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जनन क्या होता है भाई। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। बात करें जनन के प्रकार कितने होते हैं, जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक होता है क्या? अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन। अब बात करें अपन अलैंगिक जनन क्या होता है। वह जनन जिसमें केवल एक युग्मक, नर या मादा दोनों में से कोई, जिसमें केवल एक युग्मक भाग लेता है तो क्या कहलाता है? जिसमें केवल एक युग्मक भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और बात करें अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की बात करें, एक होती है विखंडन। क्या होती है? विखंडन।
इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले आपको तीनों ही समझाता हूं, समझना यहाँ बात। एक होती है विखंडन, एक होती है मुकुलन, एक होती है विखंडन और एक होती है मुकुलन और एक होती है कायिक। ये अलैंगिक जनन की तीन विधियां हैं। अलैंगिक जनन का मतलब तो आप समझ गए, जिसमें केवल एक भाग लेता है, इसमें युग्मक बनने की जरूरी, इसमें निषेचन होने की कोई जरूरी नहीं है। इस अलैंगिक जनन में एक शरीर के अंदर ही और एक युग्मक द्वारा ही ये जनन संभव है, जबकि लैंगिक जनन में अकेली मादा भी संतान पैदा नहीं कर सकती और अकेला पुरुष भी संतान पैदा नहीं कर सकता। जब नर और मादा दोनों का युग्मक बनता है तब संतान पैदा होती है। इसके अंदर कर सकता है तीन प्रकार में, इसमें अलग अलग है। जैसे विखंडन की बात करें, विखंडन में क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने अमीबा का उदाहरण लिया, ये अमीबा का क्या हो गया केंद्र। अमीबा के अंदर जैसे कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन में भी अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर केंद्रक का विभाजन होता है। जैसे इसका केंद्र का विभाजन हुआ, तीन केंद्रक बन गए और तीन केंद्रक बने तो धीरे धीरे ये तीन जीव बन गए। एक जीव ये बन गया, एक जीव ये बन गया और एक जीव, तीन केंद्रकों का टुकड़ा हुआ और धीरे धीरे वो केंद्रकों से नए जीव का निर्माण हो गया। तो मतलब उसके संतान बनी कि नहीं बनी, एक थी, एक से कितनी बन गई, तीन। इसका मतलब जनन हुआ कि नहीं हुआ। यानी जब किसी जीव के अंदर केंद्रकों का टुकड़ा होकर वो अलग नए जीव का निर्माण कर देते हैं, वो विखंडन विधि कहलाती है। जैसे अमीबा, अमीबा के अंदर कौन सी अलैंगिक जनन तो पाया जाता है, लेकिन अलैंगिक जनन का भी कौन सी विधि पाई जाती है, तो कौन सी विधि पाई जाती है, विखंडन। ओके। मुकुलन में क्या होता है, जैसे हाइड्रा नाम का एक जीव होता है, जैसे ये हाइड्रा है, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रा इस प्रकार होता है, इसकी एक ये फॉन्ग बच जाती है, जब ये बहुत बड़ी हो जाती है यहां से टूट जाती है, तो एक था टूट कर अब कितना बन गया, इस प्रकार। फिर इसकी टूट जाएगी, फिर इसकी और टूट जाएगी, तो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाएंगे, इनकी संतान पैदा होती जाएगी। यानी जैसे हाइड्रा, इस विधि के अंदर इन जीवों के अंदर एक भाग बढ़ जाता है और वो भाग टूट कर नए जीव का निर्माण कर देता है, वो मुकुलन विधि कहलाती है। जैसे हाइड्रा नामक जीव होता है, उसके अंदर कौन सी विधि पाई जाती है, मुकुलन। तीसरी बात आई कायिक की, किसकी आई, कायिक के अंदर पेड़ पौधों की बात करें, जैसे कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके अंदर बीज से उत्पन्न होता नहीं है और बिना बीज, हाँ आबाराम ऑफिस में, बिना बीज जैसे आलू है, आलू बीज नहीं होता है, आलू खुद को अपन बोलते हैं। ऐसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं अपन को पता है, जिसकी अपन डाली और पत्ती भी उगती है, डाली रोपते हैं तो भी वो पौधा बन जाता है, होता है कि नहीं होता है, वो कायिक जनन होता है। देखो बीज तो कब बनता है, बीज से जो पौधा बनेगा ना, बीज कब बनेगा, जैसे एक कोई पौधा लगा हुआ है, पौधे के ऊपर फूल है, फूल के अंदर भी स्त्री केसर और पुकेसर दोनों ही होते हैं। जब पुकेसर से निकला हुआ पराग कण जब स्त्री केसर वाले फूल के ऊपर बैठता है तब फल बनता है और फल के अंदर बीज बनता है, वो तो लैंगिक जनन है। कैसा जनन है, सारे पौधों में अलैंगिक जनन नहीं होता है, जिनके फूल से फल बनता है और जो बीज से, जितना भी पौधा जो बीज से उगता है उसमें तो लैंगिक जनन है। कौन सा जनन है, लैंगिक। लेकिन जिनके अंदर पत्तियों से, फूलों से, जैसे पत्ती से या डाली से या तने से, जैसे अपन ने मान लिया एक आलू है, जैसे आलू है, शकरकंद है, तो इसके अंदर किस प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक। कौन सा पाया जाता है, अलैंगिक। तो तीनों बातों समझ में आई कि नहीं आई, तो मैं ये तीनों लिख देता हूं, विखंडन क्या है, मुकुलन क्या है, कायिक क्या है। चलो लिखो और साथ साथ में लिख लेना। तो विखंडन, इस विधि में जीव का केंद्रक टूटकर नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का निर्माण करते हैं
जैसे विखंडन विधि पाई जाती है अमीबा में। विखंडन के बाद दूसरी विधि की बात करें, मुकुलन। इस विधि में एक हिस्सा बढ़ जाता है तथा फिर टूटकर नए जीव का निर्माण करता है। नए जीव का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रा। अगली बात करें, तीसरी विधि का नाम है कायिक जनन। इस विधि में जनन प्रक्रिया पत्ती, डाली या तने द्वारा होता है। जैसे आलू, शकरकंद। इन सब में ये कायिक जनन पाया जाता है। हो गया? लिख लिया सभी ने? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? वेरी गुड, हिंदी अच्छी है भाई आपकी। नहीं, मैंने किसी के लिए नहीं कहा है, मैंने हिंदी वैसे आपके एसएससी सिलेबस में इसलिए पूछ लिया मैंने। अच्छा हाँ, दीपावली निकली है ना, दीपावली से आई है ना। दीपावली मना के अभी पहुंचे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया तो क्या करना है? अच्छा हटो, चलो ठीक। अभी तो कहाँ हटो, अभी तो अलैंगिक जनन पढ़ा है। अब कौन सा पढ़ेंगे? हाँ अभी तुम रुको, अभी आगे पढ़ाना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है?
सुनाना है, हाँ बताना है, ओनली आपको सुना के, हाँ आप पूरे, वैसे इसमें क्या लिखा हूं मैं, सुना दूंगा तो भी, एंड मैं पूछ लूं तो भी आपको याद है, ये याद नहीं था, ये सारा आपको पढ़ाने लायक था। चले आगे, भोमाराम। चलो अब अपने जनन, जनन क्या होता है, जनन के प्रकार दो, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन की अलग अलग विधियां याद रखना है। हाइड्रे में कौन सी विधि पाई जाती है, मुकुलन। अमीबा में कौन सी पाई जाती है, हाँ। और पतियों द्वारा पौधे, नए पौधे का बनना कौन सी विधि है, काई। ये बात इतनी ध्यान रखनी है। अब अपन इसी जनन के दूसरे प्रकार को पढ़ते हैं। जनन का दूसरा प्रकार है कौन सा, हाँ लैंगिक जनन। बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन, अलैंगिक में क्या होता है भाई, अलैंगिक जनन के अंदर केवल एक युग्मक भाग लेता है, और जबकि लैंगिक जनन में दोनों युग्मकों का निषेचन होना क्या है, आवश्यक है। यानी इस जनन में दोनों युग्मकों का मतलब नर तथा मादा, न दो नर से कुछ होगा न दो मादा से कुछ, हाँ एक नर और एक, हाँ दोनों युग्मकों का उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे लैंगिक जनन होता है मानव में, जंतुओं में, फिर अपन बात करें मानव में जनन के चरण। मानव में जनन के चरण, अब समझो, ये लिख लेना बाद में, लैंगिक जनन। अब अपन को पढ़ना है मानव जनन। अब मानव में जनन के क्या चरण है, प्रमुख कौन कौन से जननांग है, और उनका इस जनन प्रक्रिया में क्या योगदान है, ये बातें अपन को पढ़नी है। अब मानव में जनन के चरण की बात करूं मैं, तो मैंने, अब देखो जैसे फर्स्ट चरण के अंदर बात करूं युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण। अब देखो सबसे पहले तो मानव जनन की प्रक्रिया की स्टार्टिंग बात करें तो पहले चरण के अंदर युग्मकों का निर्माण, यानी नर युग्म होता है, उसका नाम क्या होता है, नर के अंदर जो युग्म बनता है उसको क्या कहते हैं, शुक्राणु, क्या कहते हैं। और मादा के अंदर जो युग्म बनता है उसको क्या कहते हैं, अंडाणु। सबसे पहले तो अंडाणु तथा शुक्राणु का बनना, मादाओं में अंडाणु का बनना तथा नर में शुक्राणु का बनना, सबसे पहले युग्मकों का निर्माण। यानी शुक्राणुओं को क्या कहेंगे, नर युग्मक तथा अंडाणु किसके युग्मक है, मादा। का बनना, पहला स्टेप ये। दूसरी बात करें, दूसरा चरण, मानव जनन का सेकंड चरण। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण को कहते हैं गर्भाधान। क्या कहते हैं, हाँ ये गर्भाधान क्या होता है, गर्भाधान
नर युग्मक शुक्राणु को मादा जननांग तक स्थानांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गर्भाधान। यानी नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक जिसको कहेंगे क्या? शुक्राणु को मादा जननांग तक स्थानांतरण करना, यानी वहां तक पहुंचाना, ये एक प्रक्रिया कहलाएगी क्या? गर्भाधान। तीसरा चरण। हाँ, सीधा याद हो रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। थर्ड चरण। थर्ड चरण की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है? हाँ, निषेचन क्या होता है भाई? निषेचन, निषेचन अंडाणु तथा शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं का मिलना। और मानव के अंदर निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है? मानव में निषेचन की प्रक्रिया किस अंग में होती है? एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मैंने एक दिन और पूछा था आपको, मैंने एक दिन ये क्वेश्चन और पूछा था, मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? अंडाणु तो खुद होता है, अंडा, हाँ, अंडवाहिनी में, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो मैं अंडवाहिनी पढ़ाऊंगा, वहां लिखा दूंगा, अपन जननांग पढ़ेंगे उसमें लिखा दूंगा मानव निषेचन की प्रक्रिया यहां संपन्न होती है। ठीक है, अगली बात करें चौथा चरण। चौथा चरण, चौथे चरण की बात करें भ्रूण विकास। जब निषेचन हो जाता है तो मादा के शरीर के अंदर भ्रूण का क्या होना प्रारंभ हो जाता है? विकास। ठीक है ना? भ्रूण विकास का मतलब हुआ मादा के शरीर में मादा के शरीर में यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि मादा के शरीर में जो भ्रूण का विकास होता है, उस भ्रूण यानी बच्चा जो अंदर बनता है, उस बच्चे को पोषक तत्व कहां से मिलते हैं? किसके माध्यम से उस बच्चे तक पोषक तत्व मिलते हैं? तो वो मिलते हैं, जैसे उसको कहते हैं गर्भनाल या प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? गर्भनाल या, और मारवाड़ी में के बहुत होने हैं ना, ठा है, वैसे ठा है ना? चलो कोई बात, अपने आप उम्र के तकाजे के साथ साथ पता। ठीक, मादा के शरीर में ये मादा के शरीर में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषक पदार्थ गर्भनाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा, द्वारा मिलता है। अब मेरे को यूं बताओ आप कि भ्रूण के अंदर जो बच्चा बन रहा होता है, विकसित हो रहा होता है भ्रूण, सबसे पहले उस बच्चे के अंदर कौन सा अंग बनता है? भ्रूण के अंदर जैसे बच्चे का विकास होता है, सर्वप्रथम उस बच्चे के किस अंग का निर्माण होता है? किसका होता है? नहीं, आप सोच के बताओ।
जैसे बच्चा माँ के गर्भ के अंदर बच्चा बन रहा है, सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है? हृदय का। किसका होता है? क्योंकि जब हृदय का निर्माण नहीं होगा तो बच्चे के पोषक तत्व की, बच्चे के अंदर जब खून जाएगा, उस खून का उस बच्चे के शरीर में कैसे प्रवाह होगा? वो तो किसके माध्यम से होता है? हृदय। सबसे पहले गर्भ में विकसित हो रहे शिशु के अंदर सर्वप्रथम हृदय का निर्माण होता है। किसका होता है? हृदय का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन, भ्रूण भ्रूण को माता से पोषक तत्वों की प्राप्ति किसके माध्यम से होती है? प्लेसेंटा। ये आपको मिलेगा। गर्भनाल होगा तब तो हर कोई समझ लेगा। गर्भनाल जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है क्या? प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। तो विकसित हो रहे भ्रूण में, या ऐसे लिख सकते हो आप, भ्रूण अवस्था में सर्वप्रथम हृदय का निर्माण होता है। किसका होता है? हाँ, चलो ठीक है। अब जब भ्रूण विकास हो रहा होता है तब बात आई, अब शिशु से पहले अपन अगले चरण की बात करें, पांचवा चरण बात करें गर्भकाल। किसकी? हाँ, ये पांचवा चरण और पांचवें चरण को अपन बोलेंगे गर्भकाल। यानी मानव में मादा के अंदर भ्रूण का विकास कितने समय तक होता है? हाँ, 9 महीने। यानी दिन कितने होते हैं? 270 दिन तक। मानव का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 270 दिनों का। बिल्कुल। मानव का गर्भकाल 270 दिन, यानी हाँ 9 माह होता है। और जैसे ही भ्रूण का जन्म होता है तो उसको शिशु बोला जाता है। यानी गर्भकाल के बाद शिशु। कौन? शिशु। यानी जन्म, यानी भ्रूण का जब जन्म हो जाता है तो शिशु, फिर शिशु से बच्चा, बच्चे से किशोर, किशोर से युवा, युवा से बूढ़ा, बूढ़े से मसौण। समझ गए ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तभी ये प्रक्रिया पूरी होगी ना अपना। इसमें आपको, इस टॉपिक में आपको कोई टप नहीं लगेगा। लग रहा है नई बात कुछ आ रही है? हैं? चलो ठीक ठीक ठीक। फिर बात आई शिशु। अगले चरण यानी शिशु, यानी जन्म के समय बच्चा होता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, फिर अपने आप बच्चे, बच्चे से युवा बन जाता है। हो गया? लिखो। फिर अपन पढ़ते हैं एक एक जननांग के बारे में, उनका क्या योगदान है। मुख्य रूप से अपन को पढ़ना है क्या? अंडाशय और वर्षण, इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, प्रत्येक का क्या कार्य है। क्योंकि ग्रंथियां बहुत महत्वपूर्ण है। अपन ने जैसे यकृत और आमाशय, अग्नाशय को अपन ने पढ़ा पाचन तंत्र के अंदर, अंडाशय और वर्षण को अपन यहाँ पढ़ेंगे। पीछे बची हुई जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसको अपन अलग टॉपिक में पढ़ेंगे।
हो गया या लिख रहे हो? लिख लिया सभी ने? चलो, ये मानव में जनन की प्रक्रिया। अब अपन पढ़ते हैं मानव के प्रमुख जनन अंग कौन कौन से होते हैं। चलो, मानव के प्रमुख जननांग। सबसे पहली बात करें वर्षण। तो बताओ, वर्षण नर जननांग है या मादा जननांग? नर, बिल्कुल। तो पहली बात तो नर जननांग है, और एक नर के अंदर, मानव के अंदर कितने वर्षण पाए जाते हैं? 2। और वर्षण का मुख्य कार्य क्या होता है? वर्षण का मुख्य कार्य बिल्कुल शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण। और इस वर्षण के अंदर समझते जाना, एक एक पॉइंट यहां तक सबको आ रहा था, नई बात जो भी मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नर जननांग 2 संख्या, इसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण, ये इसका पहला काम। शुक्राणुओं का निर्माण, वर्षण के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है प्रोटेस्टा ग्रंथि द्वारा वर्षण होता है। वर्षण के अंदर प्रोटेस्टा ग्रंथि पाई जाती है, उसके माध्यम से किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। दूसरा काम वर्षण का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जिसको कहा जाता है नर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। टेस्टोस्टेरोन यानी नर हार्मोन का ये क्या करता है? श्रावण। क्या करता है? श्रावण करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है उत्तेजना पैदा करना। क्या पैदा करना? हाँ। और घरे जूतों को जो को ठैयो करावे वो कौन करावे? टेस्टोस्टेरोन, यानी इसका मुख्य कार्य होता है क्या? उत्तेजना पैदा करना। और ठीक है, फिर यदि बात करें जनन अंग में, आप मतलब 2 अंगों से परिचित हो। वो 2 अंग मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मात्र आपको 2 अंगों के बारे में जानकारी है। एक होता है शीसन। क्या होता है? शीसन का काम होता है शुक्राणुओं को नर मादा जननांग तक पहुंचाना, और मादा में होती है योनि जिसका काम होता है शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक। हाँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वही पढ़ा रहा हूं जो आपने अभी तक देखा नहीं है, वही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक, शीशन नहीं पढ़ाना ना? क्या लिखोगे उसमें? चलो, दूसरी बात करें अपन अंडाशय। किसकी बात करें? अरे अंडाशय, इंपॉर्टेंट सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन मैं आज आपका टाइम खराब कर रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ। भाई बताओ, अंडाशय कैसा है, नर या मादा? हाँ, बताओ मानव के अंदर अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य, पहला काम अंडाणुओं का क्या करना? हाँ, अंडाणुओं का निर्माण करना। और अब समझना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, नर हार्मोन एक ही निकलता है जिसका नाम है टेस्टेरोन, और जबकि मादा के अंदर कितने हार्मोन निकलते हैं? 3। और वो काम ही अंडाशय का, अंडाणु का निर्माण करना। इसके अलावा इसका काम है 3 हार्मोन। कितने हार्मोन? हाँ, ये 3 हार्मोनों का श्रावण करती है। 3 हार्मोनों का क्या करती है? श्रावण। कितने हार्मोन निकलते हैं? 3। अब 3 हार्मोन कौन सा? पहले की बात करें तो एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम होता है, अब तीनों का, एस्ट्रोजन, दूसरा होता है
हाँ, प्रोजेस्टेरोन, याद रखना ये नाम। एस्ट्रोजन, इसको नर हार्मोन कहा जाता है एस्ट्रोजन को, और टेस्टोस्टेरोन को मादा हार्मोन कहा जाता है। हाँ, प्रोजेस्टेरोन। और तीसरे का नाम है क्या? अरे तीसरे का नाम क्या है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और है? अरे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और, अरे जो प्रसव के समय होता है ना, जिसका नाम क्या है? अरे ऑक्सीन नहीं है, जिसका काम डिलीवरी के समय जो गर्भाशय की मात्रा को सोडा करने में सहायक होता है, उसका नाम है रेलिक्सन। अभी अभी मैं आपको है ना, ये याद हो जाएंगे सारे। अब समझते जाना तीनों का काम, एक एक बात समझते जाना, ठीक है ना। इधर तो आपको सारा आ रहा था, इधर समझना है आपको। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का काम है मासिक चक्र को नियंत्रण करना। एस्ट्रोजन का काम क्या है? इस नोट्स में थोड़ा करेक्शन कर लेना। एस्ट्रोजन का काम क्या है? मासिक चक्र को नियंत्रित करना। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि मासिक चक्र, हाँ, इसका काम है। वैसे आप कहोगे तो पढ़ा दूंगा। मासिक चक्र को नियंत्रित करना। प्रोजेस्टेरोन का काम है स्तनों का क्या करना? स्तनों का विकास तथा गर्भधारण शक्ति विकसित करना। और जो तीसरा हार्मोन है जिसका काम है क्या? प्रसव। प्रसव में समझते हो ना अब? हाँ, वेरी गुड। डिलीवरी के समय, प्रसव के समय ये सहायक है। प्रसव के समय क्या है? सहायक है। कौन? रिलैक्सन। ये इसका काम है। तो ये बात हो गई अपने वृषण की और अंडाशय की। चलो लिखो, फिर अपन बात करते हैं अंडवाहिनी की, गर्भाशय की। पुरुष नसबंदी को कहते हैं वैक्सोटोमी। हाँ, लिखा देंगे, नसबंदियां दोनों लिखा दूंगा मैं। मुझे ऐसे याद नहीं है, गत साल मैंने यहाँ कहाँ लिखा ही नसबंदी। अच्छा, चलो लिखा दूंगा। अभी अपन खूब पढ़ेंगे क्या होता है मासिक चक्र, क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, नसबंदी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, सारी पढ़ेंगे। गुणसूत्र क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार बच्चे के अंदर लिंग का निर्धारण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हो गया? करो। हो गया? एक इसमें लिख ही लो आप, फिर बचा कुछ नहीं। एक अंडवाहिनी बची है, लिख लो। इसके साथ में लिख लो प्रमुख जनन अंग के अंदर। क्या बची है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना, जिसको कहते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब। इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही बनता है, यानी मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है यही। मानव में निषेचन की प्रक्रिया का संपन्न कहाँ होता है? कहाँ होता है? अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है।
लिख लिया? एक होता है गर्भाशय, जिसके अंदर भ्रूण का क्या होता है? विकास, उसको कहते हैं क्या? गर्भाशय। एक होता है सीसन, जो शुक्राणुओं को मादा जननांग तक लेके जाता है। एक होती है योनि, जो शुक्राणु को अंडवाहिनी तक मार्ग प्रदान करती है। हो गया? चलो अब अपने आगे और पढ़ते हैं। ये अंगों के बारे में हो गई। अब जो जो वर्ड आए हैं, एक एक बात को समझते जाना। अब मैं आपको कुछ बातें जैसे लिखा हूं नोट लगा के, इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे सबसे पहले फैक्ट की बात करें, ये मासिक चक्र क्या होता है? मासिक चक्र, तो ये मासिक चक्र पुरुषों में होता है, किसमें? हाँ, 12 से 50 वर्ष तक की महिलाओं में प्रति माह अंड का निर्माण होना क्या कहलाता है? गर्भधारण अवस्था में मासिक चक्र होता है? नहीं, मैंने जितना लिखा है उतना तो क्लियर है ना? ठीक, अभी अभी समझो। वेरी गुड। आदमी नर के अंदर जनन की क्षमता 14 वर्ष से लेके जब तक मरता है तब तक उसमें बच्चा पैदा करने की क्या होती है? जबकि महिला में 12 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक ही होती है। उसके बाद महिला में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि मासिक चक्र 50 वर्ष की आयु तक ही होता है। जब मासिक चक्र होता नहीं है, अंड का निर्माण होता नहीं है, अंडाणु बनता नहीं है, तो निषेचन होता नहीं है, निषेचन होता नहीं है तो भ्रूण का विकास होता नहीं है, तो संतान पैदा होती नहीं है। और फिर बात आई मासिक चक्र, जब गर्भ धारण की अवस्था होती है, जब मादा के अंदर गर्भ का निर्माण हो रहा होता है, भ्रूण विकसित होता है, उस समय मासिक चक्र नहीं होता है। ये आपके लिए नई जानकारी हो सकती है, पहले भी आपको, आप जानकारी के बादशाह लग रहे हो मेरे को। चलो अब अगली बात करें, शिशु नली परख। ये परख नली शिशु, अगली अपन बात करें क्या? परख नली। अरे समझते जाओ ये सारी बातें। अपने बेस में दिया हुआ एक एक रुपए आपका आजा करवा दूंगा, ठीक है ना? परख नली शिशु, जब मादा के शरीर से बाहर परख नली के अंदर जब संतान भ्रूण को विकास किया जाता है और वहां से जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? परख नली शिशु। अब ऐसी मजबूरी क्यों आई? अब वर्तमान में सैरोगेटी मदर का भी चलता है, जिसको 3 पेरेंट्स कहते हैं। 3 पेरेंट बेबी, नाम सुना है? 3 पेरेंट्स बेबी, ये बहुत चलता है। वैसे कोई मूवियां देखता है तो उसको लगभग इस बात का अनुभव होगा, जिसको सैरोगेटी मदर कहते हैं, जिसको किराए की कोख के नाम से जाना जाता है। वो बातें क्यों होती है? अब जैसे परख नली शिशु की बात करें, अब बच्चा मादा में ही संभव है, नर में तो संभव नहीं है। जब अब देखो, संतान होने के लिए माँ बाप दोनों का लक्षण होना जरूरी है, यानी संतान माँ और बाप की होनी चाहिए। अब माँ और बाप की संतान हो, लेकिन मादा यदि बच्चे का मादा के गर्भ धारण के अंदर क्षमता नहीं है कि बच्चे को विकसित कर सके, तो उस बच्चे को माँ बाप का होना चाहिए उनका बच्चा, तो पिता का नर का शुक्राणु तथा माँ का अंडाणु लेके परख नली के अंदर निषेचन करवाया जाता है, और उस परख नली के अंदर पोषक तत्वों के माध्यम से उस
भ्रूण का विकसित किया जाता है। जब भ्रूण पूर्ण 9 माह तक जब विकसित हो जाता है, जिससे जो शिशु पैदा होता है उसका नाम क्या है? परख नली, यानी नली के अंदर पैदा किया जाता है, मां के शरीर में नहीं। ये बच्चा कहां पैदा होता है? परख नली में पैदा होता है, उसको परख नली शिशु कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर हुआ था, जिसका नाम था, बच्ची हुई थी जिसका नाम था लुई ब्राउन। और भारत के अंदर सबसे पहले बंबई के अंदर हुई थी, जिसका नाम था इंदिरा। और ये बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बाकी जब टेक्नोलॉजी के बारे में अपन पूरा पढ़ते हैं तो 3 पेरेंट्स बेबी आज भी हो रहे हैं, कई जंतुओं के भी शुरू कर दिए गए हैं, मानव के भी कर दिए गए हैं। और वर्तमान में मैं जो बात कर रहा हूँ सैरोगेटी मदर, किराए की कोख, जैसे वर्तमान में, जैसे उदाहरण आप अभिनेता, कोई अभिनेत्री का ले लो। अब अभिनेत्री अपने शरीर का स्वरूप बिगाड़ना नहीं चाहती है, संतान पैदा करके अपने शरीर का स्वरूप बिगाड़ना नहीं चाहती है, लेकिन संतान अपनी खुद की पैदा करना चाहती है। तो क्या होता है, जब उस अभिनेत्री का और अभिनेता का दोनों का युग्मक लेके तीसरी मां के अंदर स्थापित कर दिया जाता है, और वो लक्षण तो उन दोनों के आएंगे असली माँ बाप के, लेकिन तीसरी एक किराए की माँ होती है, कोख होती है, उसके अंदर उसको स्थापित कर दिया जाता है। और उस मां से 9 माह तक वो भ्रूण विकसित होता है। जन्म होने के बाद पाल पोस के बड़ा करके वापिस उन्हें दे दिया जाता है। उस मां को कहा जाता है सैरोगेटी मदर, और जो संतान पैदा होती है उसको कहते हैं 3 पेरेंट्स बेबी। उसके लिए पेरेंट्स कितने हुए? 3, तो 3 पेरेंट्स बेबी। वर्तमान में बहुत चलता है, बहुत चलता है ना। हाँ, वैसे कानून के क्या, हाँ रोक, हाँ सही बात है 3 पेरेंट्स बेबी पर, क्योंकि लोग पैसों के चक्कर में ऐसा कर लेते हैं। जैसे कोई गरीब होता है, वो इतने बड़े, क्योंकि इस बोनस के लिए तो बहुत बड़ा तोहफा दिया जाएगा, ये तो श्योर है। हाँ, इससे मानवता का आनंद होता है, उस पर जरूर रोक है। तो परख नली शिशु तो क्या हो गया? जब बच्चे का निर्माण मादा के शरीर से बाहर परख नली में हो, जब भ्रूण का विकास, जब भ्रूण का विकास मादा के शरीर से बाहर परख नली में हो। और इसकी बात करें विश्व में सर्वप्रथम कब हुआ? विश्व में फर्स्ट परख नली शिशु थी, जिसका नाम था लुई ब्राउन। क्या था? हाँ, लुई ब्राउन, जो ब्रिटेन के अंदर हुई। विश्व की प्रथम परख नली शिशु लुई ब्राउन थी। और भारत की बात करें, भारत में फर्स्ट, तो जिसका नाम था इंदिरा। हाँ, और ये भारत के अंदर हुई, और मुंबई के अंदर सबसे पहले परख नली शिशु से विकसित की गई। अगली बात करें, तीसरे तथ्य के बारे में बात करें, तो सैरोगेटी मदर। अभी मैंने बताया आपको सैरोगेटी मदर। जब किसी भ्रूण का विकास वास्तविक मां की कोख में न होकर दूसरी किराए की कोख में किया जाता है, तो ये कौन सी मां कहलाती है? हाँ, सैरोगेटी मदर। ये होता है सैरोगेटी मदर। और पैदा हुआ बच्चा 3 पेरेंट्स बेबी कहलाता है। और अगली अपन बात करें, अगला पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूं, नसबंदी के बारे में। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नसबंदी का मतलब तो आप समझते हो, संतान पैदा करने से रोकने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? नसबंदी। और पुरुषों में भी होती है और महिला में भी होती है, ठीक है ना। तो पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? हाँ,
इनका नाम याद रखना है। पुरुषों की नसबंदी क्या क्या कहलाती है? वैक्सोटोमी। पुरुषों की नसबंदी वैक्सोटोमी और टोमी वैक्सोटोमी। और महिलाओं की नसबंदी क्या कहलाती है? महिलाओं की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी, है ना? ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों नाम भी याद रखना है। तो क्या होता है मासिक चक्र, क्या होता है प्रकनली शिशु, क्या होती है सैरोगेटी मदर, क्या होती है नसबंदी। फिर अपने बचा है गुणसूत्र। वैसे गुणसूत्र पूरा का पूरा अभी तो अपन सिर्फ मानव में गुणसूत्र पढ़ेंगे क्योंकि अपन जनन पढ़ रहे हैं। बाकी जब अनुवांशिक में पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं आपको डीएनए, आरएनए और मानव के साथ साथ सभी में कितने कितने, बैल में कितने गुणसूत्र होते हैं, टमाटर में कितने होते हैं, किसमें क्या होता है, सारी बात वहां गुणसूत्र, क्योंकि अनुवांशिकी में वही पढ़ना है, गुणसूत्र, आरएनए और डीएनए। यहाँ अपन मानव गुणसूत्र की जरूर बात करेंगे क्योंकि यहां से अपने को सीखना है कि लिंग निर्धारण, बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। हो गया क्या? समझ आ रहा है? ठीक, याद हो रहा है? हाँ, बोरिंग के आज कोई चांस नहीं है ना? ठीक, ओके। अब अरे लिख लिया सभी ने? क्यों लिख रहे हो इधर? ये क्या लिख रहा है? कोई कुरान पढ़ रहा है क्या? लिख दियो। अरे रमेश लिख दिया? चलो अब अपने पढ़ते हैं मानव में गुणसूत्र। बिल्कुल अभी करते हैं मानव में गुणसूत्र। अब देखो यहां अपने को समझना है मानव में गुणसूत्र। आगे मैं आपको गुणसूत्रों की पूरी चीजें पढ़ाऊंगा। सिर्फ मानव की बात करें तो मानव के अंदर गुणसूत्र की 23 जोड़ी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। यानी गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो कितनी? 46। और जोड़ी पूछे तो 23। एक शुक्राणु समझना कैसे कैसे मानव में गुणसूत्र। मानव के एक शुक्राणु, जैसे नर से क्या निकला? शुक्राणु। क्या निकला? शुक्राणु। और मादा से भी क्या निकला है? अंडाणु। एक शुक्राणु के अंदर भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। और एक अंडाणु में भी क्या होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। 22 जोड़ी सेम होती है। शुक्राणु के अंदर भी 22 जोड़ी XX होता है, 22 जोड़ी XX होता है। और इसी के अंदर भी 22 जोड़ी XX होता है। लेकिन शुक्राणु में 22 जोड़ी तो XX होता है, एक जोड़ी XY होता है। जबकि अंडाणु में ये 23वीं जोड़ी भी क्या होता है? XX होता है। यहां से बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको सीखना है। प्रत्येक मानव के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी नर के एक शुक्राणु में 23 जोड़ी, यानी कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। और मादा में भी कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 22 जोड़ी। मतलब 44 तो गुणसूत्र होते हैं सेम। एक क्या हुआ? क्या कह रहे? अच्छा, जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है वो बताना है। जुड़वा बच्चा जब पैदा होता है जब एक अंडाणु के अंदर 2 शुक्राणु घुस जाए। एक अंडाणु का निषेचन या एक शुक्राणु 2 अंडाणु से निषेचन कर ले। एक शुक्राणु की लंबी पूंछ होती है। एक शुक्राणु जब 2 अंडाणुओं से निषेचन कर ले तो कितने बच्चे पैदा हुआ? और भूल वंश यदि कितने अंडाणुओं से निषेचन कर ले? हाँ, तो तिड़वा हो जाएगा। अभी संभव हुआ है कहीं तो पता नहीं है, बाकी जुड़वा संभव है। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा करंट पढ़ते हो, इसी को कहते हैं करंट। कौन से अखबार में आई है?
चलो ठीक ठीक, अब समझ गए जुड़वा? नहीं नहीं, उसके मन में संशय था, क्या पता, ये मतलब इसके मन में संशय था कि जुड़वा जब होता होगा 46 हाँ, जबकि एक शुक्राणु जब 2 अंडाणुओं के साथ निषेचन कर लेता है तो बच्चे कितने पैदा होंगे? 2। अरे 4 नहीं, 2, 4 कैसे? 2। चलो ठीक है, इधर देखो, अब समझो, यहां समझना है, ये जीवन का सार यहां पड़ा है पूरा, जिसके लिए आप दिन रात कोशिश कर रहे हो, यहां छिपा पड़ा है। अब समझो, 22 जोड़ी तो सेम है, एक जोड़ी अलग है। अब देखो, महिला में तो एक्स ही है, महिला का तो प्रत्येक जो निकलेगा ना अंडाणु, प्रत्येक के अंदर ये 23 की 23 जोड़ी एक्स ही, 22 सेम वाली। लेकिन पुरुष के कभी एक्स वाई आता है, कभी क्या है? एक्स एक्स। पुरुष की स्थिति यह है, कभी एक्स वाई और कभी एक्स एक्स। जब एक्स एक्स आपस में मिलेगा, महिला वाला भी एक्स और पुरुष का भी एक्स, तब तो क्या पैदा होगी? लड़की। और जब पुरुष का वाई और महिला की एक्स जब मिलेगी तो क्या पैदा होगा? लड़का। क्या पैदा होगा? तो मेरे को बताओ, बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है कि बच्चा होगा कि बच्ची होगी, इसके लिंग का निर्धारण की जिम्मेदार कौन होता है? पिता का माता? कौन होता है? लेकिन थे ही मारवाड़ में ढरड़े परुड़ा, मैंने यदि छोरो नहीं है तो हलणो बेर को लावे या फिर, लेकिन इनको पता नहीं है गड़बड़ कहाँ है। गड़बड़ को खोजो, कितना भी लाओ, गड़बड़ अपन कर रहे हैं। इधर कोई गड़बड़, इधर कोई चेंजेस का चांस ही नहीं है, किधर से भी लाओ। श्रीलंका भारत सब सेम है, लेकिन इधर फर्क है, एक्सचेंज यहां करना पड़ेगा। हाँ, तो आपके तो जानकारी के लिए पर्याप्त हो गया ना? हाँ, तो बिल्कुल कभी भी इसके अंदर आप धर्म पत्नी को प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, क्योंकि गलती, वैसे ये कोई हारे को बात नहीं है, आप भी है हारे, कौन हारे। चलो ठीक, मानव में गुणसूत्र अब याद हो जाना चाहिए सारा, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा सकता दुनिया में, ठीक है ना? अब आपसे यदि पता नहीं चला ना कि लड़का हो रहा है या, तो इसकी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं रहेगी भविष्य में। 22 जोड़ी और संख्या कितनी? हाँ, अब यहां मैं आपको लिखा देता हूं, जिससे आपके, ये मैंने लिखा नर और ये मैंने लिख दिया क्या? मादा। याद हो जाना चाहिए, नर और मादा। हाँ, 22 सेम है दोनों में, और इसके अंदर एक्स वाई या फिर कभी कभी क्या हो सकता है? एक्स एक्स। जबकि मादा के अंदर 22 सेम और हमेशा क्या होगा? एक्स एक्स ही होगा। समझ में आई? हमेशा ही क्या होगा? एक्स एक्स। अब समझो, जब एक्स वाई का संबंध, जब एक्स वाई मिलेगा किससे? एक्स एक्स से, तो बताओ क्या होगी? लड़की। और जब एक्स एक्स का संबंध यदि एक्स एक्स से होगा तो क्या होगा? लड़का। क्या होगा? हाँ ठीक। यानी यहां अपन को नोट लगा कि इंपॉर्टेंट बात लिखनी है क्या? बिल्कुल, संतान में लिंग निर्धारण का जिम्मेदार कौन होता है? हाँ, संतान के लिंग निर्धारण का जिम्मेदार कौन होता है भाई? नर होता है, पुरुष होता है, पिता होता है। क्या हुआ? देखो, जब असमान मिलेगा तो क्या होगा? लड़का, और जब समान मिलेगी तो क्या होगा? लड़की। याद ऐसे रह जाएगा, महिला में समान ही होता है इसलिए समान पर लड़की, पुरुष में असमान होता है इसलिए असमान पर। तो
तो यहां अपने जनन तंत्र क्या होता है, समाप्त होता है। कल अपन ग्रंथियां पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपको अनुवांशिक तंत्र पढ़ाएंगे, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र के बारे में पूरी बात। फिर अपन पढ़ेंगे जंतु जगत, फिर पढ़ेंगे पादप जगत, फिर पढ़ेंगे पोषण और फिर पढ़ेंगे रोग। तब अपनी बायोलॉजी क्या होगी,